नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज आगरा के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम स्वर्गीय धर्मपाल विद्यार्थी स्मृति व्याख्यान शाला में आज हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री श्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, लोकसभा के पूर्व सांसद, सोली लोकसभा में हमारे साथी वर्तमान में विधायक श्री बाबूलाल चौधरी जी, विधायक श्री जीएस धर्मेश जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, माननीय विधायक विजय शेवर जी, माननीय विधायक, और इस चैम्बर के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन मनोज अग्रवाल जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, अम्बा प्रसाद गर्ग जी, नीतीश अग्रवाल जी, प्रतिष्ठित सभी इस चैम्बर के सदस्यगण, अतिथिगण, भाई और बहनों, मैं इस चैम्बर के द्वारा प्रतिष्ठित जिन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, आगरा की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, समाज सेवा में काम किया, उन सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दो 2011 से इस व्याख्यानमाला की शुरुआत हुई। इस चैम्बर का इतिहास बहुत पुराना है। 1949 से ये चैम्बर व्यापारियों, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान कर रहा है कि किस तरीके से इस चैम्बर के माध्यम से हम व्यापारियों की समस्या, चुनौतियों को प्रदेश केंद्र की सरकार में रखें, इंडस्ट्रीज की चुनौतियों को सरकार के सामने रखें, और सर्विस सेक्टर जो आज बड़ा सेक्टर हो गया है उसकी समस्या, चुनौती भी रखें, और उसके साथ आगरा का आध्यात्मिक, संस्कृति, उसकी प्रतिष्ठा, उसके पर्यटन की दृष्टि से किस तरीके से आगरा को नए आयाम दे सकते हैं, और उसके साथ जिन्होंने स्वर्गीय धर्मपाल शास्त्री जी ने जिन्होंने इस चैम्बर के लिए काम किया, समर्पण से काम किया, निष्ठा से काम किया, उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को आने वाले चैम्बर के लोग अनुकरणीय रूप से प्रेरणा लेकर काम करें। इसके लिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि चैम्बर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने विषयों को अलग अलग कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से धर्मपाल शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम किया, कन्या शिक्षा के लिए काम किया, और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के संस्थान खोलकर भी
उन्होंने काम किया, उनके विचारों को ये चेंबर लगातार आगे बढ़ा रहा है। आगरा का नाम देश और दुनिया के अंदर है। दुनिया के लोग जब भी भारत आते हैं तो आगरा जरूर आते हैं। और आगरा केवल ताजमहल की वजह से नहीं, आगरा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उसने बहुत बड़ी पहचान बनाई है। कोई समय था जब आगरा हर क्षेत्र के अंदर देश का नेतृत्व करता था, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आगरा की इंडस्ट्रीज, आगरा की कला, आगरा की कौशलता, आगरा का हस्तशिल्प, आगरा का खान पीन, आगरा की संस्कृति, आगरा के संस्कार और कला में अद्भुत, ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर आगरा का नाम देश और दुनिया में था। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ। देश में औद्योगिक सर्विस सेक्टर के अंदर नए प्रदेशों ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की, लेकिन आगरा की आज भी विरासत और संस्कृति और कला कौशलता, वहां की खान पान, वहां की संस्कृति आज भी अपना अद्भुत स्थान रखती है। और इसीलिए यहाँ के जो धरोहर हैं, उन धरोहरों को हम संरक्षण रखते हुए किस तरीके से यमुना तट पर बसी इस आगरा को हम पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका विचार अतुल जी ने व्यक्त किया। यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री लगातार आगरा के विषय के अंदर जब सांसद थे तब भी देर रात्रि तक 12 बजे तक बैठते थे, कब मेरा नंबर आए और मैं आगरा के ज्वलंत मुद्दों को रखूं। और मंत्रिमंडल के बाद, क्योंकि जिम्मेदारी है सभी मंत्रियों से संपर्क करना, बातचीत करना और किस तरीके से आगरा को हर क्षेत्र के अंदर हम आगे ले जा सकते हैं। और आगरा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यूपी की तो रीढ़ की हड्डी रहा है से, लेकिन देश के अंदर भी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी आगरा रही है। इसलिए आगरा में आने वाले समय के अंदर यूपी सरकार ने भी, देश की सरकार ने भी इन्वेस्ट के नए, निवेश के नए आकर्षण करने के लिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, यहाँ की उद्यमशीलता, यहाँ की कौशलता, कुशलता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर कल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक नई पहचान आगरा की बनेगी। विशेष रूप से मैं देखता हूं कि दुनिया के अंदर भारत आज निवेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कोई समय था जब दुनिया के लिए भारत बाजार होता था, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से, उपभोक्ताओं की दृष्टि से दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत हुआ करता। लेकिन इस 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में
हमने चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वित्त का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हमने दुनिया से प्रतिस्पर्धा की ताकत बढ़ाई है। हमने हमारे घरेलू उद्योग इंडस्ट्रीज को नए इनोवेशन के साथ, नए नीतिगत फैसलों के साथ एक इंडस्ट्रीज को हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हमारे नौजवानों की नई इनोवेशन, नई रिसर्च की क्षमता के कारण आज भारत मेक इन इंडिया दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। मुझे अभी आगरा की बहन जी बता रही थी कि दुनिया के यूरोप देशों के अंदर 100% एक्सपोर्ट का काम आगरा की धरती से होता है। ऐसे आगरा के अलग अलग सेक्टर के अंदर भी हम दुनिया के अंदर कई आइटम, चाहे हस्तशिल्प हो हमारे, चाहे हमारे कालीन हो, चाहे हमारी लेदर इंडस्ट्रीज हो, चाहे बिना लेदर इंडस्ट्रीज हो, आगरा के ही आप कई सेक्टरों को देख लो कि दुनिया के अंदर हम प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं और दुनिया के लिए के अंदर भारत मेक इन इंडिया का बाजार दुनिया के अंदर बिक रहा है। और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के समय दुनिया के अंदर कोई समय हुआ करता था जब टेक्नोलॉजी, विज्ञान और रिसर्च केवल दुनिया के पश्चिम देशों में होते थे और हमें टेक्नोलॉजी लेना हो, विज्ञान की कोई तकनीकी लेनी हो, नए इनोवेशन रिसर्च लेने हो, तो हम दुनिया के उन देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज परिस्थितियां परिवर्तन हो गई। आज दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के रूप में भी, विज्ञान के सेक्टर के अंदर भी, चाहे फार्मा इंडस्ट्रीज हो, चाहे अन्य इंडस्ट्रीज हो, उन सब के अंदर हमारे नौजवानों की रिसर्च, इनोवेशन की क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। और यही कारण है कि हम दुनिया के प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक पा रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी निवेश के लिए अगर कोई सबसे अच्छा स्थान है, निवेश का सबसे अच्छा अवसर है, तो दुनिया के लिए भारत है। और इसीलिए आने वाले समय में हमारे नौजवानों की कार्यकुशलता, उनके इनोवेशन, उनके रिसर्च, उनके चिंतन, उनकी नई सोच के कारण हम दुनिया की चुनौतियों का समाधान भारत में कर पाएंगे। आज इस कम समय के अंदर ही हमने हमारे इकोसिस्टम को इतना डेवलप किया है कि हमारे नौजवान जो स्टार्टअप बनाते हैं, हमारे नौजवान जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना रहे हैं, वे दुनिया की चुनौतियों का समाधान दे रहे हैं। कोई समय था, कोविड के समय भी आपने देखा, कोई 75 साल की इस लंबी यात्रा के अंदर हमने हर दवाइयों का रिसर्च दुनिया के बड़े देशों में देखा। वैक्सीनेशन का विज्ञान, टेक्नोलॉजी दुनिया से प्राप्त की। लेकिन कोविड के समय भी हमने हमारी वैक्सीनेशन डेवलप की और दुनिया के देशों में देने का काम किया। मैं जब दुनिया के कई देशों में जाता हूं तो भारत का फार्मा सेक्टर इतना डेवलप है कि दुनिया के अंदर फार्मा सेक्टर की विशेषता, प्रामाणिकता
सस्ती और जेनेरिक दवाइयां दुनिया के अंदर विश्वास बढ़ा रही है। और कई देशों के अंदर तो, बड़े देशों के अंदर भी फार्मा सेक्टर के अंदर हम आने वाले 10 समय के अंदर दुनिया के सबसे बड़े फार्मा सेक्टर के उत्पादक होंगे और नए रिसर्च के लिए दुनिया के अंदर भारत की अपनी पहचान हो। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, उन सेक्टर में भारत धीरे धीरे प्रगति कर रही है। ये बात सही है कि भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दुनिया का बड़ा देश है और आजादी के बाद हमने बहुत सारी चुनौतियों के लिए लड़ा। शिक्षा की चुनौतियों से लड़े, चिकित्सा की चुनौतियों से लड़े, गरीबी की चुनौतियों, आपदा से लड़े। हमने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर, जब हम आजाद हुए थे तो 20, 22, 25% हमारी जनता साक्षरता थी। हमारे गांव के अंदर स्कूल नहीं हुआ करते थे, चिकित्सा के केंद्र नहीं हुआ करते थे, सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करता था, पीने का पानी नहीं हुआ करता था। हम आजादी के इस इतिहास के 75 साल के इतिहास में देखो तो हम कितनी सारी चुनौतियों से लड़े, क्योंकि लंबे समय तक देश के अंदर कभी अंग्रेजों का शासन रहा, कभी मुगलों का शासन रहा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे आध्यात्म को नष्ट करने का काम किया। ये तो आगरा तो हमेशा युद्ध और लड़ाई का, संघर्ष का केंद्र रहा। लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो भी हमने 75 वर्ष की इस यात्रा के अंदर हमारे इसी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने दुनिया के अंदर, हम आज विकसित देश की ओर बढ़ने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमने 100 साल के अंदर विकसित देश के संकल्प को पूरा करने की दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। दुनिया में हमारी नेतृत्व क्षमता, दुनिया के अंदर चुनौतियों का समाधान, दुनिया के सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो या वैश्विक चुनौतियां हो, उस सारी चुनौतियों का समाधान निकालने की ताकत अब भारत में आई। कोई समय था कि भारत चाहे डिफेंस के सेक्टर के अंदर हो, हम डिफेंस के सेक्टर के अंदर 100% हम अन्य देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज हमारी ताकत यह है कि हम 100 देशों के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। हम कम से कम 80 से ज्यादा देशों के अंदर हमारी दवाइयां जा रही है। चाहे हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो। कोई समय था जब मोबाइल हम दुनिया से 100% एक्सपोर्ट करते थे। आज दुनिया के अंदर हमारी ताकत यह है कि हम हमारा मैन्युफैक्चर भी करते हैं और वही मोबाइल दुनिया में एक्सपोर्ट करने की ताकत भी हमारी। हर सेक्टर के अंदर, मैं आपको टेक्सटाइल, कोई सेक्टर नहीं। कोई समय था जब लोग कहते थे मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, अब मेड इन इंडिया का समय आ रहा है। और इस मेड इन इंडिया के समय लाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। आप आगरा को अगर ले लें तो आगरा किस सेक्टर में आगे नहीं था। मुझे याद है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अगर कोई ढलाई और डाई बनाने का काम होता था तो आगरा में होता था। प्रकाशन का काम होता था तो आगरा में होता था। कारीगरी का काम हो, चाहे कालीन का काम हो, चाहे कांच का काम हो, तो आगरा में होता था। जूतों के अंदर तो विश्व प्रसिद्ध हम शुरू से रहे हैं। मैं कितने सेक्टर बता दूं।
जिस सेक्टर के अंदर आगरा में ही लोग आते थे, चाहे मैन्युफैक्चर का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चर आइटम का सेक्टर हो, चाहे पैकेजिंग का हो, कोई सेक्टर नहीं था जो सेक्टर के अंदर आगरा देश की आर्थिक धुरी नहीं हो। और इसीलिए मेरी आगरा से बहुत अपेक्षाएं हैं। अतुल जी, जो विषय रखे आपने उसकी तो मैं चर्चा करेंगे, मंत्री महोदय भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो लोकल फॉर वोकल था, जो हमारी मूल इंडस्ट्रीज थी, मूल इंडस्ट्रीज को नया दृष्टिकोण, नई दिशा, नया इनोवेशन देने की आवश्यकता है। हमारे प्रोडक्टों को विश्वव्यापी प्रोडक्ट बनाने की दिशा के अंदर चेंबर में चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, क्या दुनिया में बदलाव हो रहा है, किस बदलाव के अनुसार हमें बदलना है, इसमें चेंबर में चर्चा हो। दुनिया में बदलती टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम अपनी यहाँ की टेक्नोलॉजी बनाएं, उस पर चर्चा हो। हमारे नए स्टार्टअपों को कैसे आगरा के अंदर स्थान मिले, उन स्टार्टअपों को उनके रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए हम सेंटर बनाएं। ऐसे कई कामों पर चेंबर को चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कार्य बल की कुशलता, यही हमारी ताकत होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर आबादी कम होती जा रही है, नौजवानों की आबादी कम हो रही है, कार्यबल की कुशलता कम होती जा रही है, और हमारी पीढ़ी कड़ी मेहनत वाली बने, संघर्ष वाली बने, नए सोच, नए चिंतन वाली बढ़े, तो दुनिया में हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हमारा कार्यबल, हमारा मानव संसाधन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब लड़ाई दुनिया के अंदर, कोई समय था जब हम आबादी के संघर्ष की लड़ाई लड़ते थे। अब दुनिया के जितने भी आप देशों को देखोगे, दुनिया के जितने विकसित देश हैं, उनमें धीरे धीरे युवा आबादी कम होती जा रही है। वह कार्य कुशलता और कार्यबल युवाओं का कम होता जा रहा है। और इस समय हमें स्थान बनाना है कि हमारे नौजवानों की कार्य कुशलता को हम बेहतर बनाएं, उनकी स्किल को नई दिशा दें, उनके सोच चिंतन को नया दृष्टिकोण दें। हमारे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय रिसर्च इनोवेशन के सेंटर बने। उन रिसर्च के सेंटर में दुनिया की चुनौतियों का समाधान निकले, और उसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर उनको सहयोग करें। दुनिया के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो वहां जो इतना भी इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, वहां दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज वाले उनके इनोवेशन रिसर्च के लिए उनको सहयोग देते हैं। और वह जो इंडस्ट्रीज वाले उनको सहयोग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर फिर अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये दृष्टिकोण भारत में आने की आवश्यकता है। हम और विकसित देशों के अंदर अंतर क्यों हुआ? हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा तो रही, लेकिन शिक्षा के साथ रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का काम नहीं हुआ। अब बदलती परिस्थिति के अंदर हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हमारी आईआईटी, हमारी मेडिकल, हमारे रिसर्च सेंटर के अंदर ये काम शुरू हुआ है। और दुनिया के अंदर बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्रीज उनको आर्थिक रूप से, स्कॉलरशिप के रूप में उन नौजवानों को सहयोग करती थी नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी उनके पास रही, विज्ञान का सेक्टर उनके पास रहा, और हम उस टेक्नोलॉजी विज्ञान के सेक्टर के कारण उनसे टेक्नोलॉजी विज्ञान हमें लेना पड़ा। उस कारण से भारत पीछे रहा। लेकिन अब समय आ गया है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फाइबर केबल बिछाया तो हमारे पास है, दुनिया के अंदर 5G है तो हमारे पास है,
हम 6G की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के सेक्टर हो, अंतरिक्ष का सेक्टर हो, इस सारे सेक्टर्स के अंदर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर भारत ही नेतृत्व करेगा। इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन सपनों के संकल्प को देने के लिए नौजवानों को सहयोग करने की आवश्यकता है, नए इनोवेशन के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में हम इन्वेस्टमेंट, निवेश के तो बहुत बड़े आकर्षण के केंद्र बनी रहे हैं, लेकिन हमने भी फैसला किया है कि दुनिया की कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का करने वाला देश होगा, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर का काम तो इंडिया में ही करना पड़ेगा। हमने भी नया दृष्टिकोण दिया है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वह मैन्युफैक्चर का काम अब भारत में कर रही है और आने वाले समय उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमारा नौजवान सीखते सीखते नए रास्ते निकालेगा और भारत दुनिया की ओर बढ़ेगा। और इसके लिए आगरा हमेशा रिसर्च, इनोवेशन, नई सोच, नए चिंतन का केंद्र रहा है। जब दुनिया में कहीं टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो आगरा के अंदर ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इसलिए आगरा की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और आने वाले समय के अंदर चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, निश्चित रूप से आपके हर विषय पर आपके साथ खड़ी है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, चुनौतियां हो, कोई भी कठिनाइयां हो, मैं और मंत्री जी आपके साथ खड़े हैं। हर चुनौतियों का रास्ता निकलेगा। चर्चा, संवाद, बातचीत, प्रयासों से हर कठिनाई का रास्ता निकलेगा और जिन लक्ष्यों, जिन संकल्पों की ओर हम बढ़ रहे हैं, उन लक्ष्यों और संकल्पों को पूरा कर पाएंगे और 2047 के अंदर विकसित भारत के सपनों को पूरा कर दुनिया की चुनौतियों का समाधान भारत से निकाल पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वर्गीय श्री धर्मपाल विद्यार्थी के जीवन, उनका सामाजिक सेवा, इंडस्ट्री सेवा, उनके योगदान को याद करते हुए आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।